हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी मशीन से रिलेटेड अब कंटेंट स्टडी कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक्स ऑफ मशीन्स पूरा समझाया था, जिसमें फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, स्टेटर, रोटर, कितने कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं सिंगल फेज, थ्री फेज या डीसी के मशीन्स में। वो एक जनरल सीन आप लोगों के सामने मैंने क्रिएट किया था। आज मैं आप लोगों को बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन बता रही हूँ। अब मशीन बोल रहे हैं, इसका मतलब जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकता है। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। पर बेसिक जो इक्वेशंस है, जो रूल्स है, लॉज है, जो इसको गवर्न करते हैं, वो जो फॉर्मूला मैथमेटिकली डिराइव्ड है, हम शुरू से देखते आए 9-10 से, और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा। और साथ में जिन स्टूडेंट्स ने ये सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं तो ईएमटी में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। तो दो इक्वेशंस होती है, एक मोटर इक्वेशन होती है और एक जनरेटर इक्वेशन होती है, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मोटर इक्वेशन ये कहती है कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी में एक लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है और वो करंट कैरी कर रहा है आई। तो ऐसे कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ और करंट कैरी कर रहा है, ऐसा कंडक्टर फोर्स फील करता है। मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी है कंडक्टर एल में, आई करंट के फॉर्म में, तो ऐसा कंडक्टर अपने ऊपर एक फोर्स फील करता है, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होता है, और वो जो सिस्टम है, कॉइल है, वो घूमने लगती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो वहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये जो है फोर्स को शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, और ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर और करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर रखी जाती है। तो जब हमें ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पता है और फोर्स को हम उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मोटर में मैकेनिकल एनर्जी किस डायरेक्शन में डेवलप होगी, टॉर्क किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, ये उसको बताता है। और फॉर्मूला इसका BIL या जो है, और वैसे देखा जाए तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, पर मुझे मशीन्स पे उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तीनों BI और F तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूँगी, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन, मतलब B और I से मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये वाला फॉर्मूला चल सकता है। ऐसे ही अगर जनरेटर इक्वेशन की बात करें, तो जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। मतलब एक लेंथ ऑफ कंडक्टर है L, उसको V वेलोसिटी से अगर हम रोटेट कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा हुआ है, तो एक कंडक्टर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस हो जाता है। तो वो EMF का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो BLV से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस EMF की पोलैरिटी या डायरेक्शन पता करना हो तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोटर कंडक्टर के फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये करंट इंड्यूस होने की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ऐसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो हम फोर्स, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, करंट इंड्यूस होने की डायरेक्शन हमें शो कर देगा। तो इस तरीके से हम मोटर इक्वेशन या जनरेटर इक्वेशन से क्वांटिटी फोर्स की या EMF की क्वांटिटी, या डायरेक्शन फोर्स की और EMF के डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल मोटर और जनरेटर। यहाँ पर मैंने जो ये फिगर बनाया हुआ है वो DC जनरेटर का बनाया हुआ है। पहले मैं आपको DC जनरेटर समझा देती हूँ। यहाँ पर ये देखकर आपको दोनों में समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ही चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए जिसकी लेंथ L है, पर एक बार हम कंडक्टर से करंट बहाते तब फोर्स जनरेट करवाते हैं, और एक बार कंडक्टर को हम वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हम EMF इंड्यूस करवाते हैं। तो इन दोनों में से हम किसी भी फिनोमेना को होने दे सकते हैं, किसी का भी अकरेंस होने दे सकते हैं। तो अभी मैं जनरेटर की केस समझा दे रही हूँ पहले आपको, DC जनरेटर, और मैं कोर्स में भी पहले DC जनरेटर पूरा कवर कर लूँगी,
इसके क्लासिफिकेशंस, वर्किंग, सभी कुछ। और उसके बाद फिर मैं डीसी मोटर पर आती हूँ। चलिए सबसे पहले हम जनरेटर को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए ही चाहिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप कर रहे हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है नॉर्थ पोल, ये परमानेंट साउथ पोल है। कैसे जनरेट किया, इसके ऊपर मैंने एक वाइंडिंग लपेटी और मैंने करंट उसमें सेंड किया, जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेटिक मटेरियल है और इधर एयर है, ये मैग्नेटिक मटेरियल और इधर एयर है। अगर फ्लक्स मैग्नेटिक मटेरियल टू एयर निकल रही मतलब नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर फ्लक्स एयर टू मैग्नेटिक मटेरियल एंटर करेगा तो वो साउथ पोल बनता है। मैग्नेटिक मटेरियल का वो एंड साउथ पोल बनता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर मैं इसको नॉर्थ पोल बनाना चाह रही हूँ ऐसे, तो यहाँ से फ्लक्स इमर्ज आउट होना चाहिए, और यहाँ से फ्लक्स इमर्ज आउट होना है मतलब मुझे थंब ऐसे रखना पड़ेगा, और थंब ऐसे रखना पड़ेगा मतलब करंट मुझे ऐसे सेंड करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से करंट सेंड करूंगी तब ये टर्मिनल मेरा नॉर्थ पोल बनेगा, तभी फ्लक्स बाहर आएगा। तो देखिए मैंने करंट को ऐसे ही फ्लो करवा रही हूँ, तो ये मेरा नॉर्थ पोल बन रहा है। और इस तरफ मुझे इसको साउथ पोल बनाना है, तो नेचुरली ये नॉर्थ पोल बनना चाहिए। तो ये साउथ पोल कब बनेगा, तभी जब वापस फ्लक्स ऐसे एंटर होगा, बाहर आएगा यहाँ से। तो फ्लक्स बाहर आने के लिए फिर से करंट की डायरेक्शन मुझे वैसी ही चाहिए जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल में रखी है। तो ये नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। यहाँ पर हार्ड मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल टू एयर फ्लक्स लाइंस बाहर आ रही है, और यहाँ एयर टू हार्ड मटेरियल फ्लक्स लाइन सेंटर हो रही है, तो ये साउथ पोल बन जाएगा। अब इसके अंदर एक कॉइल मैंने रखी हुई है, और ये कॉइल जो है इसको मैं घुमाऊंगी, क्योंकि मैं कौन से फिनोमेना को होने दे रही हूँ, जनरेटर के फिनोमेना को होने दे रही हूँ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस कर रही हूँ। तो अब ये नॉर्थ और साउथ पोल मेरे फिक्स हो गए, और इनके बीच में आपको ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल को मैं इस तरीके से बता सकती हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, और ये वाला जो है ये डी टर्मिनल है। ये डी टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस कॉइल को रोटेट कर रही हूँ ऐसे। कहाँ से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट लगा दिया है, एक रॉड, और मैंने टरबाइन से इसको रोटेट करने का टॉर्क टर्निंग इफेक्ट दे रही हूँ। तो ये मेरी कॉइल जो है दोनों पोल्स के बीच में ऐसे घूम रही है। मतलब ये वाला जो कंडक्टर है वो ऐसे जाएगा, इसको वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इस वाले कंडक्टर को वेलोसिटी इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर। बीच में ये आप समझ लीजिए, इमेजिन करिए विंडो है, हॉलो है, मेरे पास सिर्फ ये एक ऐसी रेक्टेंगुलर रिंग है कंडक्टर्स की। तो ये वाला कंडक्टर का वो फोर्स ऐसे मिल रहा है, और ये वाले कंडक्टर को फोर्स बैक साइड में मिल रहा है। चलिए मैं यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाती हूँ। तो थंब फोर्स आगे की तरफ है, थंब आगे रखा, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर के थ्रू नॉर्थ टू साउथ पोल ऐसे दिखा रही हूँ। तो करंट मेरा कैसे फ्लो होगा, ए टू बी फ्लो होगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा। फिर सी टू डी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो अलोंग बी है, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ कोई इंड्यूस नहीं होगा। पर हाँ, ये कंडक्टर सिर्फ इस करंट को रास्ता देने के लिए वायर का काम कर रहा है, पाथ का काम कर रहा है, क्लोज पाथ का। फिर यहाँ पर ये जो कंडक्टर है सी और डी, ये साउथ पोल के अंडर में है, होने दीजिए। बी की डायरेक्शन यही वाली है, फोर्स की डायरेक्शन बैक साइड में हो गई, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, मतलब ये वाली सी टू डी। तो करंट अभी सी टू डी बह रहा है, ए टू बी बह रहा है, ऐसे सर्किट कंप्लीट है। हाँ, यहाँ पर सर्किट ब्रेक है, तो ये जो डी है ये करंट दे रहा है बाहर की तरफ, तो डी टर्मिनल पॉजिटिव पोलैरिटी गेन करेगा, और ए टर्मिनल से करंट वापस अंदर जा रहा है तो ये माइनस पोलैरिटी गेन करेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये घूम के ऐसा चला जाएगा, नॉर्थ पोल के अंडर में सी और डी आ जाएगा, और साउथ पोल के अंडर में ए और बी आ जाएगा। तो सी और डी नॉर्थ पोल के अंडर में आते से ही इसमें करंट की डायरेक्शन वैसी ऊपर की तरफ हो जाएगी, और इसमें करंट की डायरेक्शन बी टू ए अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, एक बार ए टर्मिनल
जो है नॉर्थ पोल के अंडर में होने की वजह से निगेटिव पोलैरिटी गेन कर रहा है और डी टर्मिनल प्लस पोलैरिटी गेन कर रहा है, और जैसे ही ये वापस रोटेट होके ऐसे हो जाता है तो ए टर्मिनल प्लस पोलैरिटी गेन कर लेता है और डी टर्मिनल माइनस पोलैरिटी गेन कर लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर करंट जो है वो ऑल्टर हो रहा है। एक बार करंट सर्किट को अगर आप ऑब्जर्व करें, अभी इस रिंग पे ध्यान न दें, आगे जाके मैं समझा रही हूँ, तो एक बार डी से करंट एंटर हो रहा है, लोड से फ्लो हो रहा है, ए से जा रहा है ऐसे, और जब सर्किट ये वाला हो जाएगा तो ए से करंट कलेक्शन होने लगेगा और डी से एंटर होने लगेगा। मतलब एक बार डी प्लस पोलैरिटी गेन करेगा, फिर माइनस पोलैरिटी गेन करेगा, और ए टर्मिनल एक बार माइनस और एक बार प्लस, मतलब करंट की डायरेक्शन मतलब डी टू ए एक बार फ्लो होगी और एक बार ए टू डी फ्लो होगी। अब मैं आपको इस रिंग्स का यूज बता देती हूँ। अब ये रिंग्स क्यों लगी हुई है, इन्हें कहा जाता है स्लिप रिंग्स। ये दोनों रिंग्स जो हैं ये कहलाती है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स का मतलब ये है कि जो अंदर घूमने वाला रोटेटरी सर्किट है और बाहर जो स्टेशनरी सर्किट है, इनके बीच में मैकेनिकल कनेक्शन क्रिएट करने के लिए स्लिप रिंग्स का यूज़ किया जाता है। अब वो मैकेनिकल कनेक्शन कैसे डेवलप कर रहे हैं, सपोज ये ए है और ए से एक टर्मिनल बाहर निकला हुआ है, ये वाला वायर छोटा सा, और नीचे एक रिंग है, वो ए टर्मिनल उस रिंग से कनेक्टेड है, फिक्स है। तो जब ये घूमेगा तो वो रिंग भी घूम जाएगी इसी एक्सिस पर रिंग भी घूमेगी। तो ए टर्मिनल जो है वो रिंग भी घूमेगी, वो भी घूम जाएगा, और ऐसे ही डी टर्मिनल से कनेक्टेड एक और रिंग रहेगी। तो डी टर्मिनल जब घूमेगा तो वो रिंग भी अपने एक्सिस पे घूमेगी। तो घूम क्या क्या रहा है, ये वाला लूप घूम रहा है और इनसे कनेक्टेड इंडिविजुअली दो रिंग्स हैं जो इसी प्लेन में रखी हुई है, वो भी घूम रही है। तो अब उन जो घूमने वाली रिंग्स है दोनों, एक से डी कनेक्शन बना हुआ है और एक से ए कनेक्शन बना हुआ है। मतलब एक बार ए रिंग पर माइनस टर्मिनल डेवलप होगा, मतलब ए एक बार निगेटिव होगा, और फिर जब वो साउथ पोल के अंडर में जाएगा तो ए एक बार पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही डी जब साउथ पोल के अंडर में रहेगा तो एक बार पॉजिटिव रहेगा, एक बार नॉर्थ पोल के अंडर में आएगा तो एक बार निगेटिव रहेगा। तो ऐसा रिंग का भी पोलैरिटी प्लस माइनस होती रहेगी। और ये जो है इन्हें हम ब्रशेस कहते हैं, जो सिर्फ टच हो रहे होते हैं। ये जो रिंग रखी हुई है उस रिंग पर टच हो रहे हैं ब्रशेस, उस ब्रशेस पर एक बार प्लस पोलैरिटी से करंट का कलेक्शन हो रहा है, एक बार माइनस पोलैरिटी है तो करंट फीड हो रहा है। इस तरीके से ये ब्रशेस उस रिंग पर रब होते रहते हैं, स्लिप रिंग्स पर, इसलिए स्लिप हो रहे हैं ब्रशेस, इसलिए इनका नाम स्लिप रिंग्स रखा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि इस लोड में एक बार करंट डी टू ए बह रहा है और एक बार ए टू डी बह रहा है। मतलब यहाँ पर डीसी करंट नहीं प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रह रही है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। अब मैं तो शुरू से बात कर रही थी डीसी की, डीसी मशीन्स की बात कर रही थी, तो पावर भी कैसी कलेक्ट होनी चाहिए, डीसी टाइप की, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट बहना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स यूज करते हैं। स्प्लिट रिंग्स मतलब एक ही रिंग के दो टुकड़े। क्यों दो टुकड़े? क्योंकि यहाँ पर दो टर्मिनल बाहर आए हैं, तो एक ही रिंग के दो टुकड़े हम यूज करते हैं। तो वो रिंग्स का अरेंजमेंट अब मैं आपको बताती हूँ कैसा रहेगा। वो रिंग्स का अरेंजमेंट, एक आधी रिंग ये रेड वाली हो गई, आधी रिंग जो है वो ब्लैक वाली हो गई, और यहाँ पर ब्रश कनेक्टेड रहेगा और ये अरेंजमेंट रहेगी। अब होगा क्या, जैसे ही ए टर्मिनल रोटेट होगा तो ए के साथ वो कनेक्ट होके वहाँ चला जाएगा साउथ पोल के अंडर में। ए बी कंडक्टर जैसे ही साउथ के अंडर में जाएगा तो ये आधी रिंग भी उधर चली जाएगी, और सी डी कंडक्टर जैसे ही नॉर्थ पोल के अंडर में आएगा तो ये आधी रिंग इधर आएगी। मतलब पूरे टाइम इस ब्रश पर अगर माइनस टर्मिनल है और यहाँ पर प्लस है, तब एक बार यहाँ पर डी कनेक्ट हो रहा है, फिर ए कनेक्ट होगा, और पहली बार यहाँ पे ए कनेक्ट हो रहा है तो फिर यहाँ पर डी कनेक्ट हो जाएगा इस ब्रश से आएगी। मतलब यहाँ पर मुझे करंट की डायरेक्शन पूरे टाइम आईडीए ही फ्लो होता रहेगा, और ये वाला जो टर्मिनल है ये लेफ्ट वाला और राइट वाला पहले डी होगा, फिर ए हो जाएगा,
और लेफ्ट वाला पहले ए होगा, फिर डी टर्मिनल हो जाएगा। और ये पॉसिबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट रिंग्स की वजह से। और ये स्प्लिट रिंग वाली जो एक्शन है इसे कम्यूटेटर एक्शन कहा जाता है, जो AC को किस में कन्वर्ट करता है, DC को। और करंट की डायरेक्शन दो हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी, मतलब प्लस टू माइनस ही फ्लो होती रहेगी। इसे मुझे DA नहीं बताना चाहिए, इसे मुझे राइट टू लेफ्ट करंट की डायरेक्शन फ्लो होती रहेगी। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो R2L ही करंट की डायरेक्शन फ्लो होती रहेगी। ये राइट मैं अपना राइट दे रही हूँ, ये लेफ्ट मेरा है, इसी हिसाब से L और R मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि DC, ये जो मैंने यहाँ पे एक मैकेनिज्म बताया है, इसमें AC भी जनरेट होता है, इसमें DC भी जनरेट हो सकता है। AC नेचुरली जनरेट हो रहा है, कलेक्शन के तरीके पर हम उसको कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हम इसको DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नई चीज़ आपको स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग का बताया। स्लिप रिंग जो है वो AC को AC ही रख रहा है, पर रोटेटरी सर्किट को स्टेशनरी सर्किट से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और स्प्लिट रिंग भी रोटेटरी सर्किट को स्टेशनरी सर्किट से कनेक्ट करने का काम तो कर ही रहा है, साथ में AC को DC में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम बेसिक जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है कि जनरेटर में EMF कैसे इंड्यूस होता है वो हम यहाँ से, और कलेक्शन ऑफ पावर कैसे होता है चाहे AC हो या DC हो, वो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से और इस मैकेनिज्म से हम अच्छे से समझ सकते हैं। आगे जाके मैं इसी को DC जनरेटर को और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में लाऊंगी और उन्हें भी मैं समझाऊंगी। अब यहाँ पर मैं बता दूँ ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, क्योंकि ये फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, पोल्स को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साउथ पोल बना रही है, परमानेंट मैग्नेटिज्म रख रही है, मतलब ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मेरी फील्ड वाइंडिंग हो गई। और ये जो फील्ड वाइंडिंग में कॉइल इस फील्ड फ्लक्स को कट कर रही है, ये मेरी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। तो ये फील्ड वाइंडिंग है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। आर्मेचर वाइंडिंग मेन फील्ड फ्लक्स को कट करती है और उसके अक्रॉस EMF इंड्यूस होता है, ऐसा ही मैंने आपको बताया था। और मेन फील्ड फ्लक्स जो प्रोड्यूस कर रही है वो खुद ब खुद कौन सी है, फील्ड वाइंडिंग है। और कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, स्टेशनरी फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो में मतलब मैं यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में नहीं ले रही हूँ, आगे जाके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियोस को इंक्लूड करके अच्छे से और वीडियो बना पाई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अभी इतना मेरे हिसाब से बेसिक्स जो हैं DC मशीन को लेकर, जनरेटर कंसेप्ट को लेकर, वो मुझे काफ़ी लग रहा है। पर मैं इसके आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगी DC मशीन्स में। पहले जनरेटर कवर करूँगी, फिर DC मोटर कवर करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और आप विजुलाइज भी कर पाए होंगे जिस तरीके से मैंने कोशिश की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।